नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी डरावनी और हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री घटना पर बात करने वाले हैं जिसने एविएशन की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 6 जून 1971 दक्षिणी कैलिफोर्निया का आसमान और एक ऐसा हादसा जिसने हमेशा के लिए उड़ान के नियम बदल दिए। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में चलते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल कमर्शियल एयरलाइनर और एक तेज तर्रार मिलिट्री फाइटर जेट एकदम साफ और खुले आसमान में बिना किसी वार्निंग के कैसे टकरा सकते हैं? कोई सायरन नहीं बजा, रडार पर कोई हलचल नहीं और 15,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी क्रू को भनक तक नहीं लगी। आखिर ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले बात करते हैं उन दो बिल्कुल अलग उड़ानों की, DC-9 और F-4 फैंटम। उस शाम लॉस एंजलिस से निकला ह्यूज एयरवेस्ट का DC-9 एक रूटीन पैसेंजर फ्लाइट पर था। प्लेन बिल्कुल चमकती हुई नई कंडीशन में था और ATC के इशारों पर एकदम सही चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग थी। US मरीन कॉर्प्स का F-4 फैंटम 458 मानो मुश्किलों का पिटारा था। इसका ट्रांसपॉन्डर फेल हो चुका था, रडार ग्लिच कर रहा था और तो और इसमें ऑक्सीजन लीक की दिक्कत भी थी। फिर भी ये फाइटर जेट विजुअल फेरी रूट से एल टोरो बेस की तरफ जा रहा था। अब इस नंबर पे गौर करिए, 420। इतनी सारी खराबियों के बावजूद वो भारी भरकम फाइटर जेट सिर्फ 1000 फीट की ऊंचाई पर 420 नॉट्स की तूफानी रफ्तार से उड़ रहा था। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं, उस वक्त के नियमों के हिसाब से ये पूरी तरह लीगल था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस वक्त के दोषपूर्ण एयरस्पेस सिस्टम की। एक ऐसा आसमान जिसे सब शेयर तो कर रहे थे पर देख कोई नहीं पा रहा था। दरअसल 1971 के नियम ही इस त्रासदी की असली जड़ थे। कमर्शियल जेट्स IFR यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत उड़ते थे, जहां रडार उन्हें कंट्रोल करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें उन अनकंट्रोल्ड जोन से गुजरना पड़ता था जहां VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स चलते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि VFR वाले पायलट्स को टक्कर से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करना था। सी एंड अवॉइड, बस देखो और बचो। लेकिन दक्षिणी कैलिफोर्निया की उस मशहूर धुंध में इतनी तेज रफ्तार पर यह सी एंड अवॉइड की नीति एक बहुत बड़ा और जानलेवा भ्रम साबित हुई। जब दो जेट्स सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रहे हो ना, तो आंखों से दूरी का सही अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए टक्कर से ठीक पहले के उन चंद सेकंड्स को डिकोड करते हैं। शाम 6 बजे DC-9 LAX से अपनी नॉर्मल उड़ान भरता है। 6:05। फैंटम का पायलट नीचे की धुंध से बचने के लिए विमान को ऊपर ले जाने का एक बहुत ही लॉजिकल फैसला लेता है, पर अनजाने में वो कमर्शियल डिपार्चर कॉरिडोर में घुस जाता है। 6:11। फैंटम पायलट आसमान को स्कैन करने के लिए प्लेन को हल्का सा रोल करता है और फिर 6:11 और 15,150 फीट की ऊंचाई पर वो हो जाता है जिसे टाला नहीं जा सका। लेफ्ट टर्न 040 डायरेक्ट डेगट, ये DC-9 के फर्स्ट ऑफिसर प्राइस ब्रूनर का आखिरी रेडियो मैसेज था। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन बातचीत। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। ये खामोशी सच में डरा देती है। अब सवाल ये है कि ATC को वो फाइटर जेट दिखा क्यों नहीं? सिंपल सी बात है, फैंटम का ट्रांसपॉन्डर डेड था, इसलिए वो रडार के लिए मानो इनविजिबल हो चुका था। और उधर फाइटर जेट का रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर बाहर आसमान में देखने के बजाय अपने उस खराब ग्राउंड मैपिंग रडार को ठीक करने के लिए नीचे झुका हुआ था। मतलब दोनों तरफ से पूरी तरह ब्लाइंड स्पॉट। 6:11 और 20। जब मेटल ने मेटल को चीर दिया, फैंटम के दाहिने पंख ने DC-9 के कॉकपिट को सीधे काट डाला। ये इम्पैक्ट इतना भयानक और अचानक था कि DC-9 की कंट्रोल केबल्स एक झटके में खत्म हो गए और दोनों ही विमान सीधे सैन गैब्रियल पहाड़ों की तरफ बेकाबू होकर गिरने लगे। हादसा तो हो गया, लेकिन इस मलबे ने हमें जो सबक दिए, उसने एविएशन का इतिहास बदल दिया। गिरते हुए विमान से रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर ने इजेक्शन सीक्वेंस शुरू किया। पीछे की सीट फायर हुई और वो तो बच निकले, लेकिन इस सीक्वेंस ने कॉकपिट की वायरिंग को इस कदर बदल दिया कि पायलट जेम्स फिलिप्स की कैनोपी लॉक हो गई। वो अंदर ही फंस गए। और ये कोई नई खराबी नहीं थी, ये F-4 सिस्टम का एक ऐसा डिजाइन फ्लॉ था जिसके बारे में पहले से पता था। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
बल्कि उन लोगों की गिनती है जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि जब 2 एयरक्राफ्ट पूरी तरह से लीगल रूट पर उड़ रहे हों तो भी एक खराब सिस्टम कैसे सब कुछ तबाह कर सकता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद एविएशन सेक्टर को जागना ही पड़ा। बड़े शहरों के लिए डेडिकेटेड VFR चार्ट्स बने। टेक ऑफ के बाद अब रडार कंट्रोल अनिवार्य कर दिया गया। एयर स्पेस का पूरा आर्किटेक्चर रीडिज़ाइन हुआ। F4 की वायरिंग ठीक की गई और हाई स्पीड VFR फ्लाइट्स पर कड़ी लिमिट्स लगाई गईं। आज हम जिस सुरक्षित हवाई सफर का लुत्फ उठाते हैं ना, वो काफी हद तक इन्हीं बदलावों की देन है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी बड़ी त्रासदियां बिल्कुल लीगल और नियमों के तहत किए गए कामों से ही जन्म लेती हैं, तो कोई भी सिस्टम इंसानी और मशीनी कमियों को पहले से कैसे पकड़ सकता है? बड़ी तबाही कभी किसी एक बड़ी गलती से नहीं आती। वो तो छोटी छोटी वैध माने जाने वाली कमियों के एक साथ मिल जाने का नतीजा होती है। इस विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमेशा की तरह कुछ नया सीखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।